खुद को इतना ज़िद्दी बनाओ कि मुश्किल खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले मैंने एक पॉलिटी का वीडियो अपलोड किया है, हिस्ट्री का वीडियो भी आप लोग का अपलोड हो चुका है, हो रहा है कंटिन्यूअस। बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट भी अपलोड हो रहा है। बीपीएससी का एग्ज़ाम जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाला है दिसंबर के लास्ट में, 1.5 महीना 2 महीना बचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री का वीडियो मैं पूरा अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, उसका वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसमें सारे मिसलेनियस पीवाईपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और मॉडल क्वेश्चन भी हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पॉलिटी के सब्जेक्टिव वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इससे जो कि पॉलिटी का स्टार्टिंग टॉपिक्स जो था वो संवैधानिक विकास था, जिसमें हम आपको इस पहले 1773 से लेके 1853 तक का एक्ट हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। उस एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे थे वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको यहाँ तक कि याद करवा चुके हैं, अगर आप वीडियो देखे होंगे ध्यान से तो, ठीक है। देखिए, 1773 से लेकर के 1853 तक का एक्ट हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। 1853 के बाद अब क्या होता है कि 1857 में एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में एक युद्ध होता है। 1857 की क्रांति होती है भारतीयों द्वारा। उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। पहले क्या हो रहा था कि भारत पे जो शासन चल रहा था वो कंपनी के थ्रू चल रहा था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है कि इस कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो होते थे, जो ब्रिटिश संसद होती थी, उसमें से एक स्पेशल, एक खास मंत्री को इलेक्ट किया जाता था और उस मंत्री का काम होता था, जिस तरीके से विदेश मंत्री फिर गृह मंत्री होते हैं, उसी तरीके से एक भारतीय परिषद के लिए भी एक मंत्री बनाए गए थे और एक काउंसिल का गठन किया गया था। और वो क्या करते थे कि भारत को चलाते थे, भारत के राजनीति को, भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको चलाते थे, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या किया गया कि अब जो कानून बन के आता था, अब उसको हम लोग एक्ट नहीं कहेंगे, अब अधिनियम कहेंगे, ठीक है। तो पहला जो अधिनियम, सबसे आज़ादी के बाद जो सबसे पहला 1857 के युद्ध के बाद जो पहला अधिनियम बन के आया था वो 1858 का अधिनियम था। उस अधिनियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, गौर करेंगे, ठीक है। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग को याद भी रखना है, तो इसीलिए हम देखिए ऐसी एक एक पॉइंट को हम एक बार बता के हम नहीं बढ़ रहे, इसीलिए हम एक एक पॉइंट को 2 बार 3 बार लगातार रिपीट कर रहे हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, दोबारा आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ को तुरंत पढ़ के निकल जा रहे हैं स्पीड में, एक ही चीज़ को हम बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि वो आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1858 का अधिनियम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 का अगर आपको युद्ध के बारे में पढ़ना है, 1857 की क्रांति अगर पढ़ना है, तो एक बहुत बड़ा, बहुत डिटेल वीडियो हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में डाले हैं। आप जाइए, जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा वीडियो का सीरीज देखिए, उसमें हम 1857 की क्रांति और उसके अगले वीडियो में उस क्रांति का जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे उन सारे को वीडियो को अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपका मन है तो जाके देख सकते हैं। यहाँ से अब हम लोग पढ़ते हैं कि उस क्रांति के बाद अधिनियम आया 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई थी, आइए देखते हैं। सबसे पहला, इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि कंपनी के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सत्ता का सीधा शासन शुरू हो गया ब्रिटिश से, ठीक है। ब्रिटेन से जो ब्रिटिश सत्ता जो थी उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे, जो सत्ता जो पार्टी उस समय राज कर रही थी, उसके द्वारा सीधा शासन भारत पे भी शुरू कर दिया गया, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत सचिव का एक पद बनाया गया। याद रखिए, जो ये पद ब्रिटेन में ही एक भारत के सचिव का पद बनाया गया और वो सचिव के पद पर जो आदमी जो होते थे वो कौन होते थे, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होते थे, मतलब कि एक मंत्री होते थे। जैसे यहाँ कैबिनेट मंत्री में एक मंत्री इलेक्ट होते हैं ना, जैसे विदेश मंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, उसी तरीके से वहाँ पे भी मंत्री सब बनते थे। तो उन सभी मंत्रियों में से एक अलग से स्पेशल मंत्री बनाए जाते थे जो कि भारतीय सचिव के रूप में, उनका नाम था भारत सचिव, ठीक है। अब यही क्या करते थे कि अपने ये जो सचिव होते थे, इन सचिवों का भी एक परिषद बनाया गया कि इनमें से कम 15 सदस्य नियुक्त किए गए और ये सचिव अपने 15 सदस्यों के साथ मिल करके पूरे भारत पर शासन करते थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हुआ था।
तो भारत में एक सचिव का पद बनाया गया भारत के लिए ब्रिटेन में। और वो जो सचिव होते थे वो कौन होते थे? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे और उनका काम था कि भारत से संबंधित शासन व्यवस्था को चलाना। ठीक है, ये जो सचिव होते थे वो भारत में आकर शासन नहीं करते थे, वो ब्रिटेन में ही बैठ करके भारत की व्यवस्था को संभालते थे। ठीक है, वो क्या करते थे कि ब्रिटेन में अपने पास से वो किसी एक वायसराय को नियुक्त करके, जो पहले भारत में गवर्नर जनरल बनता था तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय नियुक्त किया गया, और वो वहाँ से सचिव जो होते थे वो वायसराय को नियुक्त करके भारत भेजते थे, और वो सचिव के हिसाब से वो वायसराय जो है वो भारत को चलाता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम बनाई गई, 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, जिसमें सचिव के साथ साथ एक 15 मेंबर 15 सदस्य होते थे, जिनका नाम था भारतीय परिषद। एक भारतीय परिषद का गठन किया गया इस एक्ट के तहत, जिसमें एक सचिव होते थे, भारतीय सचिव, और उसके साथ 15 सदस्य होते थे। ठीक है, चलिए, गठन किया गया और इन्हीं की सहायता से सचिव निर्णय लेते थे। जिस तरीके से वहाँ बंगाल और भारत में जो गवर्नर जनरल के लिए परिषद बनाया गया, कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी की मदद से जो गवर्नर जनरल होते थे वो डिसीजन लेते थे, अकेले डिसीजन नहीं ले सकते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भारत सचिव जो बनाए गए ब्रिटेन में, उनके लिए 15 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई, भारतीय परिषद कमेटी, और उसी के सहयोग से, उस सदस्य उन कमेटी के सहयोग से जो सचिव होते थे वो अपना डिसीजन भारत के लिए लेते थे। ठीक है, अकेले निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं था। ठीक है, सचिव के पास भी। चलिए आगे आते हैं। चलिए, अब अगला पॉइंट क्या है? सचिव के ऑफिस का जो जितना भी, याद रखिएगा कि ब्रिटेन में जो भारतीय सचिव जो थे, उनका जो ऑफिस, उनके जो 15 सदस्य और जितने भी सदस्य थे, उनका जितना भी खर्चा, जितना भी व्यय, उस ऑफिस में जो भी खर्चा होता था, उनके मेंबर्स को जितने भी पेमेंट, जितने भी सैलरी पेमेंट किए जाते थे, वो सारा खर्चा किसके ऊपर डाल दिया गया? भारत के ऊपर डाल दिया गया, और भारत के खजाने से उनको सैलरी देना शुरू किया गया और उनका खर्च निकालना शुरू किया गया। ठीक है, ब्रिटेन के खजाने से वो उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। वो ऐसा इसलिए किया गया कि वे लोग जो हैं वो भारत के जो सचिव वो भारत के लिए काम कर रहे थे, इसलिए भारतीय खजाने, भारतीय कोष में से उनको पेमेंट किया जाएगा। तो ऐसे उनको, और उसको हम लोग होम चार्जेस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? होम चार्जेस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो ब्रिटिश अधिकारियों को जो सैलरी दी जाती थी भारतीय कोष से, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो होम चार्जेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला ये गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, हम पहले भी बता चुके हैं, और वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, वायसराय का पद बना, और सबसे पहले वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे, याद रखिएगा। पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो थे आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत का पहला वायसराय वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए, ऐसे हम गवर्नर जनरल और वायसराय के लिए स्पेशल वीडियो हम मॉडर्न हिस्ट्री में लेकर के बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उसमें तो हम डिटेल में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका 1858 का अधिनियम। अब अगला अधिनियम आता है 1861 का अधिनियम। अब हम लोग आगे आते हैं। 1861 के अधिनियम में क्या क्या व्यवस्था की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एक एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये भूलने का नहीं है, ये एक एक पॉइंट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए, 1861 के अधिनियम में क्या था कि पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई थी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। जिस तरीके से अभी आप सुनते होंगे कि किसी की सरकार जब बनती है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी की सरकार जब बनती है तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता है। पोर्टफोलियो मतलब कि अलग अलग मतलब दिया जाता है कि कोई अगर गृह मंत्री बने, कोई अगर गृह विभाग किसी को दिया गया, कोई को फाइनेंस दिया गया, कोई को होम बनाया गया, कि किसी को आपको ये वित्त विभाग दिया गया। तो ये सारा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस विभाग को हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम ही इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, विभागीय जो सिस्टम होता है उसको हम लोग पोर्टफोलियो सिस्टम। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1861 के अधिनियम के तहत हो गई थी। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला आइए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, मतलब कि उसमें और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें सदस्यों को बढ़ाया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ये पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा 1861 के अधिनियम के तहत। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश का मतलब आप लोग समझते हैं कि अध्यादेश, जैसे अभी अध्यादेश है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है अध्यादेश जारी करने का। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है, तो अध्यादेश होता क्या है, देखिए इसको समझा जाए। होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई मीटिंग, कोई सत्र, अगर जैसे अभी संसदीय सत्र चलता है हर 6 महीने पर अलग अलग टाइम पे 2 बार 3 बार साल में चलता है, तो अगर उसी समय जब मीटिंग चलती है तो उसी समय कोई कानून, सारे देश में कोई कानून की ज़रूरत होती है, तो कोई बिल पास किया जाता है, कानून बनाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर सरकार को या भारत को कोई तुरंत इमरजेंसी में कोई ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ गई कि तुरंत कानून बना करके भारत पर लागू करना है, तो उस समय तो संसद तो चल नहीं रही है, संसद का तो एक अपना टाइम पीरियड होता है, तो उस समय वो कानून कैसे बनेगा? यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि कोई भी कानून को अचानक, अगर मान लीजिए कि संसद अगर नहीं चल रही है, तो उस समय किसी भी बिना वोटिंग के वो अपने मन से वो कानून को बना करके वो क्या कर सकती है? भारत पे लागू कर सकती है। उसी को हम लोग कहते हैं अध्यादेश। मतलब उस कानून, उस बिल को पास करने के लिए किसी के वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जो अध्यादेश होता है वो आपको हमेशा के लिए नहीं होता। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति कोई कानून बनाई इस अध्यादेश के थ्रू और वो भारत पर लागू कर दी, वो हमेशा के लिए नहीं है। वो अध्यादेश को बाद में जब सत्र बैठेगा तो उस समय 6 महीने के अंदर में उसको संसद से अप्रूवल को होने की ज़रूरत होती है, मतलब संसद से उसको पास कराना पड़ता है। ठीक है, अगर वो पास हो जाता है तो फिर उस कानून को आगे जारी रखा जाएगा, अगर नहीं होता तो उस कानून को ख़त्म कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। तो यही अध्यादेश का जो नियम था वो कब शुरू हुआ? तो ये आपको 1861 के अधिनियम के तहत लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब दिया गया? तो वो दिया गया 1861 के अधिनियम के तहत। मतलब वो बिना अपने कमेटी के वोटिंग पे, बिना अपने कमेटी की सिफारिश पर वो कोई भी कानून को लागू कर सकती है। ठीक है, इसी को हम लोग अध्यादेश करते हैं। और साथ साथ किसी भी विधेय पर, किसी भी विषय पर के विरुद्ध वीटो करने की शक्ति भी प्रदान की गई। याद रखिएगा, जैसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया वायसराय को, उसी तरीके से वीटो पावर भी दिया गया। मतलब कि अगर कोई सदस्य में कोई अगर आपको कानून बनाया गया या कोई ऐसा डिसीजन लिया गया तो उसके विरोध में अगर वायसराय चाहे तो वीटो पावर का यूज़ करके उसका विरोध कर सकता है, मतलब कि उसको रिजेक्ट कर सकता है अपना वीटो पावर यूज़ करके। ठीक है, तो यह भी पावर कब दिया गया? तो 1861 के अधिनियम के तहत। फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कब हुई? 1861। अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को कब दिया गया? 1861। वीटो पावर का अधिकार कब दिया गया? 1861। ठीक है, अब आगे आइए। वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि वायसराय जो है वो अपने परिषद में कम से कम 6 सदस्य होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12। मतलब 6 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए और 12 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। मतलब 6 से 12 के बीच में आप सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं अपने परिषद में। ठीक है, यह अधिकार भी किस में दिया गया? 61 के अधिनियम के तहत। अब आगे आइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिनियम, याद रखिएगा। अगला, वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना और उसकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम के तहत अब वायसराय चाहे तो भारत में एक नए प्रांतों की स्थापना, जैसे अभी संविधान में आर्टिकल 1-2 के तहत सरकार चाहे तो एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है ना, जैसे तेलंगाना की स्थापना की तो नए राज्यों की स्थापना कर देना, एक राज्य को काट कर एक नया राज्य बना देना, या फिर किसी राज्य की सीमाओं को घटाना बढ़ाना। तो ये पावर किसके पास होता है? संविधान के तहत सरकार कर सकती है संसद के सहयोग से। लेकिन देखिए, तो उसी तरीके से उस समय वायसराय को ये 1861 के अधिनियम के तहत ये पावर दिया गया कि वह भारत में किसी भी नए प्रांतों की स्थापना या फिर सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, यह अधिकार दिया गया। अगला आइए, इस अधिनियम के तहत 1862 में पहली बार वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने परिषद में
3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया था। याद रखिए, पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रिटिश के मंत्री परिषद में या ब्रिटिश के परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। कभी भी भारतीयों को सदस्य नियुक्त नहीं होते थे, वो अपने अंग्रेजी सदस्य अपने लोगों को ही वो नियुक्त करता था। लेकिन पहली बार 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में, 1 साल बाद, वायसराय जो होते हैं लॉर्ड कैनिंग अपने परिषद में 3 भारतीयों को नियुक्त करते हैं। वो 3 भारतीय कौन कौन है? ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 3 भारतीयों के नाम बताइए। वो थे आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये तीनों आदमियों को लॉर्ड कैनिंग ने अपने वायसराय की परिषद में नियुक्त किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको। चलिए आगे, अगला, भारत में पहली बार विधानसभा की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई थी। याद रखिएगा, भारत में ये पूछ सकता है कि पहली बार विधानसभा की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत हुई? तो 1861 के अधिनियम के तहत। चलिए आगे आइए, 1892 का अधिनियम। 1861 के बाद अब आता है 1892 का अधिनियम। अगला अधिनियम में क्या है? वायसराय के परिषद में 6 से 12 जो सदस्य नियुक्त होते थे, अब 10 से 16 कर दिया गया। मतलब कि पहले जो वायसराय को 1861 के अधिनियम में ये वायसराय को मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 सदस्य नियुक्त करने का अधिकार जो था, उसको बढ़ा के अब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 कर दिया कि कम से कम अब वो अपने परिषद में 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्य नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अगला, इस अधिनियम के तहत, चलिए अगला, इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनावों की शुरुआत, निर्वाचन की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा 1892 में। लेकिन याद रखिएगा यह चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, अप्रत्यक्ष था। जिस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझते हैं ना, जैसे एक लोकसभा का इलेक्शन और एक राज्यसभा में सदस्य का नियुक्ति होती है इलेक्शन, तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है वो सदस्य। ठीक है, तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता के द्वारा जो मंत्री लोग पहले से जो नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है कि इलेक्शन कराया जाता है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, मतलब जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई थी 1892 के अधिनियम के तहत, लेकिन वह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से था। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीवीआई अभी इसमें कौन सा मिला? ये वाला, सेकंड नंबर। अगला आइए, इसी के तहत भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि 1892 के अधिनियम के तहत यह अधिकार दिया गया भारतीयों को कि जो वार्षिक बजट, हर साल जो बजट पेश किए जाते हैं, उस बजट पर वो किसी भी पॉइंट पर बहस कर सकते हैं और उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले भारतीयों को यह अधिकार नहीं था कि अगर बजट अंग्रेज पेश कर रहे हैं भारत में, तो उस बजट पर ना आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ना ही उस पर कुछ बहस कर सकते हैं। लेकिन 1892 के अधिनियम के तहत ये पावर भारतीयों को दिया गया कि इस बजट पर, वार्षिक बजट पर वो किसी चीज़ पर बहस कर सकते हैं और अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब पक्ष और विपक्ष में अगर वोट करना है, वो वोट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज के अधिकारी ही करेंगे, अंग्रेज के सदस्य ही करेंगे। मतलब भारतीय सदस्य को यह अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये किस अधिनियम के तहत? 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था 1892 का। इससे बाहर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हम हर जगह से, अलग अलग जगह से छाट करके, हाथ से एक एक चीज़ लिख करके आपके लिए नोट तैयार किए। ठीक है, तो इसीलिए इतना मेहनत है, तो थोड़ा कोशिश, थोड़ा सा आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए कि ये चीज़, इसीलिए हम हर अलग अलग जगह पर डाल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर करते रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 का अधिनियम हम लोग का हो गया। अब आते हैं हम लोग 1909 का अधिनियम। यहाँ से सारा अधिनियम आपका वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। अब 1909 के अधिनियम में क्या था हम लोग का, आइए देखते हैं। 1909 के अधिनियम को हम लोग सबसे ज़्यादा किस नाम से जाना जाता है? तो सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको क्यों जाना जाता है, आइए जानते हैं।
देखिए 1909 के अधिनियम को हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये भी कभी कभार छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस अधिनियम को जाना जाता है, तो 1909 के अधिनियम को। ठीक है, क्या ऐसा क्यों ना जाना जाता है, मॉर्ले मिंटो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय मॉर्ले जो थे वो उस समय भारत के सचिव थे। भारत के सचिव उस समय कौन थे? मॉर्ले थे। और मिंटो उस समय वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे? मिंटो। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर यह अधिनियम बनाया गया था, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि मॉर्ले उस समय सचिव थे और मिंटो उस समय वायसराय थे। अब आगे आइए, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना करने का अधिकार दिया गया। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट 1909 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ये 1909 का अधिनियम इसीलिए ही लाया गया था कि भारत में मुसलमानों के एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था कि वो अलग से अपना मुसलमान जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ पर उस एरिया से अपना अलग से इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, अपना जीत सकते हैं, मतलब निर्वाचन क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो मुसलमानों को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था और इसी का विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था, क्योंकि ये एक फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत यहाँ से शुरू कर देते हैं अंग्रेज लोग। यहीं से शुरुआत होती है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, अलग करो और उसके बाद शासन करो। ठीक है, ये इन लोगों की घटिया नीति थी। ठीक है, तो देखिए यहीं से क्या होता है कि मुसलमानों के एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसलिए इस अधिनियम को, यहाँ देखिए, इसीलिए इस अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि कौन से अधिनियम को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, तो 1909 का अधिनियम याद रखिएगा कि 1909 का अधिनियम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहा जाता है। और यहीं से अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से ये अपनी नीति लेके आते हैं, फूट डालो राज करो, मतलब एक दूसरे को लड़ाओ और अपने राज करो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अभी भी ज़्यादातर सरकार यही कर रही है कि आपस में सबको लड़ाओ और अपने राज करो, शासन करो। ठीक है, अपना मतलब निकालो। चलिए, वैसे हम लोग को उतना राजनीति में हम लोग को नहीं जाना है। देखिए, दो चीज़ जो होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, उसमें हम लोग को बांध से बचना चाहिए। एक होती है राजनीति और एक होती है हम लोगों को धर्म। इन दोनों चीज़ पे बहस हमेशा ज़्यादा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम लोग अपना पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक्स ही पढ़ें। ठीक है, चलिए आइए, अगला पॉइंट आपका क्या है? ये तो हो गया। अगला पॉइंट आपका है कि भारतीयों को विधि निर्माण या प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ये 1909 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत को विधि निर्माण, मतलब किसी छोटे मोटे कानून बनाने या फिर प्रशासन से संबंधित देखने, कोई व्यवस्था को देखने के लिए यह प्रतिनिधित्व उनको दिया गया। मतलब उनको ये दायित्व, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया उनको। पहले ब्रिटिश भारतीय को ये सब अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब अधिकार मिलना शुरू हुआ। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारतीय सदस्य को सभी विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। देखिए, पहले क्या था कि 1861 में कि सारे विषयों पर 1892 में ना, कि सभी विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। वो सिर्फ कुछ विषयों पर प्रश्न पूछ सकते थे और अपना बहस कर सकते थे। लेकिन 1909 के अधिनियम में अब क्या किया गया कि बजट में जितने भी विषय हैं, सारे विषय पर आप प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1909 का अधिनियम। अगला आइए, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, देखिए पहले होता था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद, और एक होता था एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। ठीक है, तो उसमें होता क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ कौन होते थे? गवर्नर जनरल और उनके सारे आदमी होते थे। ठीक है, मतलब ब्रिटिश अधिकारी होते थे, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होते थे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते थे उसमें क्या होता था कि भारतीय अधिकारी को नियुक्त किया गया था। जैसे पिछली बार जो हमने पढ़ा है कि तीन भारतीयों को नियुक्त किया गया था, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों को गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में नियुक्त किया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं, क्योंकि उस समय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल और अपने ब्रिटिश अधिकारी को वो रखता था। ठीक है, भारतीयों को नहीं। लेकिन पहली बार 1909 के अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में
एक अधिकारी को नियुक्त किया गया, एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया, एक भारतीय को, जिनका नाम क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहली बार भारत की कई वायसराय के कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार एक भारतीय को नियुक्त किया गया था विधि सदस्य के रूप में। वो भारतीय कौन थे, उनका नाम क्या है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, वहाँ 3 भारतीय कौन कौन थे, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, और यहाँ कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो लोग थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये लोग, ये जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। ये क्या है, तो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं हम लोग का 1909 का अधिनियम हो गया, अब 1919 का अधिनियम आएगा। ठीक है, 1919 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं, चलिए याद रखिएगा 1919 का जो अधिनियम होता है उनको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। जैसे हम लोग 1909 के अधिनियम को हम लोग मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, उसी तरीके से 1919 के अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय भारत के सचिव मॉन्टेग्यू थे, पहले सचिव होते, बाद वाले वायसराय होते। तो मॉन्टेग्यू उस समय भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि चेम्सफोर्ड थे, और भारत का सचिव कौन था, तो मॉन्टेग्यू थे। इस नाम से ही याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम में सबसे पहली बार उत्तरदायी शासन मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था। उत्तरदायी शासन का मतलब कि अगर आप शासन कर रहे हैं तो आप जनता के प्रति उत्तरदायी, या किसी के प्रति आप अपने ऊंचे अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आप किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, आप कुछ भी करें। ठीक है, तो इसीलिए अब जो उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया, लेकिन ये उत्तरदायी शासन जो है वो शब्द जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों के लिए था, अंग्रेजों के लिए नहीं था। आगे जाके हम इसको पढ़ाएंगे, ये सिर्फ भारतीयों के लिए था। मतलब कि वो अगर कोई भी भारतीय अगर कोई कानून किसी चीज़ पर बना रहे हैं या कुछ ऐसा व्यवस्था चला रहे हैं, तो वो अपने ऊंचे अधिकारी के, अंग्रेजों अधिकारी जो होते थे या गवर्नर जनरल होते, वायसराय जो होते थे, उनके प्रति वो उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द यूज़ किया गया था, उत्तरदायी शासन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला, इसके तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन या चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत या चुनाव पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1892 में। लेकिन वो अप्रत्यक्ष चुनाव था। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से चुनाव पद्धति की शुरुआत की कब हुई थी, तो वो हुई थी 1919 के अधिनियम में। अब यहाँ पर डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट कर सकती है वोटिंग करने के लिए। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारा कई अधिनियम था कि जनता में सारी जनता नहीं पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें भी बहुत सारा नियम कानून था कि सिर्फ और सिर्फ वही जनता वोटिंग कर सकती है जो सरकार को इतना रुपया साल में टैक्स पे कर रही है, या फिर जो जिसका इनकम इतना हो, या इस तरीके से मतलब पूरा नियम कानून बनाए गए थे कि ऐसे लोग ही, ऐसी ही जनता जो है वो आकर के वोटिंग कर सकती है। ठीक है, सारे लोगों को वोट देने का अधिकार उस समय नहीं था। ठीक है, और महिलाओं को तो था ही नहीं, बाद में हुआ। चलिए आगे आइए। तो ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीआई है, इसको याद रखिएगा कि पहली बार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में। अप्रत्यक्ष रूप से 1892 और प्रत्यक्ष रूप से 1919 में। ठीक है, चलिए अब अगला आइए। अब अगला 1919 में अगला पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। याद रखिएगा, जिस तरीके से 1919 में अंग्रेज मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए थे, दे करके ये एक फूट डालो राज करो वाली नीति की शुरुआत किए थे, उसी तरीके से उसी नीति को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या किया, सिख को भी, मतलब वो लोग क्या कर रहे थे कि जितने भी माइनॉरिटीज लोग थे उन लोगों को अलग अलग अपना निर्वाचन क्षेत्र दे दे रहा था। ठीक है, मतलब संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र नहीं था कि सारे लोग एक साथ मिल करके इलेक्शन लड़े, ऐसा नहीं था। तो इन्होंने अब 1919 में क्या किया कि सिख लोगों को
फिर यूरोपियन लोग जो अलग से ले रहे थे उन लोगों को, एंग्लो इंडियन जो थे वो लोग, और भारतीय ईसाई लोग जो थे उन लोगों को, इन लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, मुसलमानों की तरह इन लोगों को भी एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो अति पिछड़ी जाति जो होती है SC ST, उन लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेकर के आ गए थे बाद में, जिसके चलते महात्मा गांधी बहुत गुस्सा हुए थे और यह जेल में वो ये अनशन पर आ गए थे, मतलब भूख हड़ताल पर आ गए थे, मतलब कि मरते दम तक वो खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल पर रहेंगे, ऐसा वो किए थे वो, कि जब तक ये बी आर अम्बेडकर इसको ख़त्म नहीं करते हैं तब जाकर के वो पूना एक्ट के बारे में हम पढ़ाएंगे कि 1932 में पूना पैक्ट एक्ट आता है, उसमें समझौता होता है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो बी आर अम्बेडकर अंग्रेज़ों से लेकर के आए थे कि ये पिछड़ी जाति के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र, तो उनको ख़त्म किया गया। और जो SC ST के लिए जो रिजर्वेशन की संख्या थी उसको जो पहले जितना रिजर्वेशन दिया गया उससे उनको बढ़ा करके दिया गया। ठीक है, तो जब हम लोग पूना पैक्ट पढ़ेंगे हम लोग अब 1932 का, उसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। मतलब यहाँ आपको यही चीज़ बताया गया कि पहले तो अंग्रेज़ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए, उसके बाद सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और भारतीय ईसाई को भी दे दिए। उसके साथ साथ बी आर अम्बेडकर जो है वो अपने लिए भी, मतलब वो पिछड़े जाति से थे तो वो अपने लिए भी लेकर के आ गए। ठीक है, तो इससे महात्मा गांधी को बहुत ही मतलब ये लगा कि अगर इस तरीके से सारे लोग अपना अलग अलग बढ़ जाएंगे तो बाद में फिर ये लोग अलग अलग डिमांड भी करने लगेंगे कि हमको ये अलग क्षेत्र कर दीजिए, मेरा एक अलग क्षेत्र कर दीजिए, मेरा अलग क्षेत्र कर दीजिए, ये लोग अपना अपना डिमांड करने लगेंगे। ठीक है, तो इसी के चलते ये लोग महात्मा गांधी जो थे वो अनशन पर चले गए, तब जाकर के लास्ट में समझौता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी हो गया। ये किस अधिनियम के तहत आया? 1919 के अधिनियम के तहत। अब आगे आइए, यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1919 का अधिनियम। ये पॉइंट आपका क्या कहता है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। याद रखिएगा, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1919 के अधिनियम में होता है। पहला क्या कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है और प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा, दोनों एक नहीं है, अलग। द्विसदनीय व्यवस्था और द्वैध शासन दोनों अलग चीज़ है। दोनों के बारे में हम डिटेल में अभी जानते हैं। यहाँ पर देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था आप ऐसे समझें जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, उसी तरीके से उस समय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। मतलब उस समय 2 सदन बनाए गए। एक पहला सदन का नाम था उच्च सदन, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, और उसमें 60 मेंबर होते थे, 60 सदस्य होते थे। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है ना, कि लोकसभा में इतने सदस्य, राज्यसभा में इतने सदस्य, उसी तरीके से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसमें से पहला सदन उच्च सदन होता था। जैसे हम लोग का राज्यसभा उच्च सदन है, उसी तरीके से इन लोग में पहला सदन उच्च सदन होता था, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इसमें सदस्य की संख्या कितनी है? 60 मेंबर। और दूसरा जो सदन होता था वो केंद्रीय विधानसभा होती थी, जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ असेंबली कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते थे? 144 सदस्य इसमें होते थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग द्विसदनीय व्यवस्था कहते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब 2 सदन की व्यवस्था की गई, पहला उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा केंद्रीय विधानसभा काउंसिल ऑफ असेंबली। ठीक है, इसमें 60 सदस्य होंगे, इसमें 144। ये तो हो गया कंफर्म केंद्र के बारे में। और दूसरा प्रांत मतलब राज्य, राज्यों को प्रांत बोला जाता है। तो प्रांतों में मतलब राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन, अब द्वैध शासन का मतलब क्या है आइए जानते हैं। द्वैध शासन मतलब शासन को 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, शासन को 2 भाग में बांट दिया गया। राज्यों में जो शासन होता था उसको 2 भाग में बांटा गया। पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये आरक्षित और हस्तांतरित है क्या। देखिए, आरक्षित में क्या होता था? आरक्षित में क्या होता था कि आरक्षित में यहाँ पे वायसराय लोग होते थे। आरक्षित जो काउंसिल था जो थे, इसमें कौन कौन सदस्य होते थे? जो इसमें वायसराय और उनके द्वारा चुने गए अपने आदमी जो होते थे वो होते थे। ठीक है, आरक्षित जो परिषद था उसमें कौन होता था? तो वायसराय होते थे और उनके परिषद के जो सदस्य होते थे वो होते थे। मतलब उसमें गवर्नर वायसराय जो होता था वो अपने से खुद से क्या करता था कि अपने आदमियों को चुनता था। ठीक है, दूसरा जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे, महत्वपूर्ण विषय जो होते थे ना वो इसी में रखे जाते थे, आरक्षित विषय में रखे जाते थे। ठीक है, आप ऐसे इसको समझिए जैसे जैसे एक स्टेट में 2 होता है, एक विधानसभा विधान परिषद होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी व्यवस्था की गई राज्य में भी, कि राज्य में क्या किया है कि विधानसभा विधान परिषद नहीं हो, यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित कर दिया गया। आरक्षित में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल और उनके आदमी रहते थे। ठीक है, और जितने भी
इंपॉर्टेंट विषय, इंपॉर्टेंट मुद्दा राज्य से रिलेटेड होता था। इंपॉर्टेंट मुद्दा में जैसे टैक्स से रिलेटेड, मतलब पैसे रुपये से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते थे वो इसी में रखे जाते थे, आरक्षित में, उसको हस्तांतरित में नहीं रखा जाता था। जितना भी पैसे रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते थे या फॉरेन से बाहर से रिलेटेड कोई भी मुद्दे होते थे वो इसी में रिलेटेड रखे जाते थे, और जो भी डिसीजन लिया जाता था वो इन्हीं के द्वारा लिया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट मुद्दे जो होते थे वो किस में होते थे, आरक्षित में। ठीक है, और पैसा और राजस्व से रिलेटेड मुद्दा इसमें होता था, और यह जो था वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। मतलब यह जो परिषद था या यह जो सदस्य, यहाँ के जो सदस्य थे वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब ये कोई भी कानून बनाए, कोई भी नियम बनाए, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन हस्तांतरित जो होता था, मतलब अगला जो था वो क्या था, हस्तांतरित। तो हस्तांतरित में कौन लोग होते थे, तो हस्तांतरित में भारतीय लोग होते थे, भारत के लोग। मतलब चुनाव के द्वारा चुने गए जो भी भारतीय होते थे वो सदस्य इसमें होते थे। ठीक है, हस्तांतरित में चुनाव के द्वारा चुने गए भारतीय सदस्य इसमें रहते थे। और इसमें क्या किया जाता था, खाली लोकल विषय रखा जाता था। मतलब जितना भी छोटा मोटा जो विषय, जो मुद्दा होता था, जैसे शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे मुद्दे को इसमें रखा जाता था, भारतीयों में। ठीक है, मतलब हस्तांतरित में रखा जाता था। और इस मुद्दे पर, इस विषय पर भारतीय सदस्य जो होते थे वो अपना डिसीजन लेते थे, अपना कानून बनाते थे, नई चीज़ करते थे। ठीक है, क्योंकि भारतीयों को भी अब यह अधिकार दे दिया गया था कि वह छोटा मोटा वो किसी चीज़ पे कानून बना सकता है, अपनी व्यवस्था को चला सकते हैं। ठीक है, वो छोटे मोटे, मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब से जुड़े मुद्दे पर वो अपना कानून बना सकते हैं। लेकिन वो जो भी कानून बनाएंगे वो उत्तरदायी होंगे विधानसभा के प्रति। मतलब कि विधानसभा जो केंद्र में बनाई गई थी उसके प्रति वो उत्तरदायी होंगे, मतलब जवाबदेही होगी। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही समझिए, कि अगर कोई भी कानून अगर आप जैसा बनाते हैं और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आप उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, मतलब आपको उसको जवाब देना होगा। लेकिन आरक्षित वाले में गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल अगर किसी भी विषय पर अगर वो सब चीज़ पर कानून बनाती है तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो प्रांत समझ में आ गया। प्रांतों के अच्छे से हम डिटेल में पूरी चीज़ हम आपको समझा दिए हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत दो चीज़ लाया गया था इंपॉर्टेंट, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, और दूसरा था द्विसदनीय व्यवस्था और दूसरा था द्वैध शासन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कब शुरू की गई थी, तो 1919 के अधिनियम में। और याद रखिएगा ये केंद्र में शुरू की गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम में केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग 1935 के अधिनियम में पढ़ेंगे कि जो 1919 के अधिनियम में लागू किया जा रहा है वो 1935 के अधिनियम में इसको समाप्त कर दिया जा रहा है। और जो द्वैध शासन राज्यों के लिए लाया गया वो द्वैध शासन को अब केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग 1935 के अधिनियम में पढ़ेंगे। इतना तो आपको कंफर्म हो गया। 1919 वाला VVI है, 1909, 1919 ये सब याद रखिएगा, 1892 ये याद रखना है। तो चलिए, ये तो हम लोग समझ में आ गया क्या क्या चीज़ हुआ। इसको बार बार आप रिपीट करके वीडियो को देखते रहें ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ याद हो जाए। आरक्षित हस्तांतरित समझ में आ ही गया। अब आगे आइए, यहाँ पे एक चीज़ और, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। याद रखिए, जो राज्य में जो द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, द्वैध शासन व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो कब से हुई थी, तो उसका डेट है 1 अप्रैल 1921 से। ठीक है, 1919 में कानून बनाया गया और 1921 में पूरी तरीके से इसको लागू कर दिया गया। और ये कब तक चला, 1937 तक चलता रहा। ठीक है, 1937 तक ये चला। प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो 1 अप्रैल 1921 में लागू हुआ और 1933 तक चला, उसके बाद खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगला, कांग्रेस ने इस एक्ट को निराशाजनक और असंतोषप्रद कहा है। ठीक है, कांग्रेस ने जब ये अधिनियम आया था, एक्ट आया था, तो ये एक्ट नहीं अधिनियम कहेंगे, तो ये जो अधिनियम आया था इस अधिनियम को कांग्रेस ने निराशाजनक और असंतोषजनक कहा है। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि यह किसने कहा था, कांग्रेस ने कहा था। अब आगे ये देखिए, 1909 के बारे में हम कुछ छूट गया था, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं ये चीज़। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वो ऊपर लिखना चाहिए था, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ देख लीजिए, 1919 के बारे में कुछ लोगों ने अपनी राय बताई थी। ये इसको बताया था 1919 के बारे में कि 1919 का जो अधिनियम आया था उसके बारे में प्रतिक्रिया दी थी। केम मुंशी ने क्या कहा था इसके बारे में, केम मुंशी ने कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। ठीक है, जैसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए किया तो एक बंटवारा वाली बात हो गई। ठीक है, यहाँ से इन्होंने शुरुआत कर दिया, तो इसलिए केम मुंशी ने ये बहुत बड़ी बात इसके
के बारे में कहे कि ये जो 1919 का जो अधिनियम ये अंग्रेज लोग जो लेके आए हैं, इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। तो ये अक्सर एग्जाम में, ये अक्सर पीसीएस के एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट दे के कहा जाता है कि ये स्टेटमेंट दे दिया गया और पूछा जाए कि इस स्टेटमेंट किसने कहा, यह बात किसने कही। ठीक है, तो इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, ये किसने कहा था? के मुंशी ने कहा था। किसके लिए? 1909 के अधिनियम के लिए कहा था। दूसरा, मजुमदार ने, मतलब आसिफ मजुमदार ने कहा था कि यह सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह भी कई बार पूछा गया कि ये स्टेटमेंट, कि यह स्टेटमेंट किसने कहा? यह सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है 1909 के बारे में। तो ये किसने कहा? मजुमदार ने कहा है। ठीक है, आरसी मजुमदार ने कहा है इसके बारे में। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लास्ट आते हैं 1935 का अधिनियम। ठीक है, थोड़ा सा हमको लगता है कि लंबा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा कर ही के हम हटेंगे। 1935 का लास्ट अधिनियम है। ठीक है, 1947 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम नहीं दिया। 1935 का अधिनियम है, इसको हम लोग देखते हैं। 1935 के अधिनियम में क्या होता है, देखिए, इसे 3 जुलाई 1936 को लागू किया जाता है। 1935 का जो अधिनियम आता है, उस अधिनियम को 3 जुलाई 1936 को लागू किया जाता है। डेट याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है चुनाव के बाद। ठीक है, ये चुनाव कब होता है? अप्रैल 1937 में जब चुनाव होता है, तो चुनाव में उसको लागू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 जुलाई 1936 को लागू किया गया पूर्ण रूप से। चुनाव के बाद अप्रैल 1937 में वो पूर्ण रूप से लागू हुआ था। सॉरी, वो 3 जुलाई 1936 को यह अधिनियम लागू हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो चुनाव जो हुआ था अप्रैल में 1937 में कांग्रेस के से, तो उस चुनाव के बाद पूर्ण रूप से इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो पहला तो आपको पॉइंट ये मिल गया आपको। ठीक है, ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, खाली ऐसा ही हम लिख दिए हैं डेट, कि कभी पूछा गया तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। इस अधिनियम के कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि संविधान जो हम लोगों का बना है, उस संविधान में सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल या जो भी तत्व, जो भी चीज़ लिए गए हैं, वो 1935 के अधिनियम से ही लिए गए। मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 1935 में जो अंग्रेज के द्वारा जो अधिनियम बन के आया था, उसी अधिनियम के तहत लिया गया। ठीक है, और एक चीज़ और, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद जब वो संविधान बनने का जो कार्यकाल चल रहा था, मतलब उस समय संविधान पूरा बना नहीं था, लागू नहीं हुआ था, संविधान चल ही रहा था, बन ही रहा था। ठीक है, तो उस समय जब भारत पर शासन किया जा रहा था, तो वो किस कानून के तहत हो रहा था? तो यही 1935 के अधिनियम के तहत हो रहा था। जब बाद में संविधान पूरी तरीके से बन गया, तो 1935 के अधिनियम को हटा के संविधान के थ्रू कानून चलाया जाए, भारत के शासन को चलाया जाने लगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो इस अधिनियम में टोटल कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। बहुत बड़ा यह अधिनियम आया था बन के। तो 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग में जिस तरीके से अनुच्छेद अनुसूची अलग अलग है संविधान में, उसी तरीके से टोटल 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थी। ठीक है, अगला आइए। इसके तहत भारत में पहली बार संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। संघीय व्यवस्था की स्थापना सबसे पहली बार किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, तो इसी के तहत संघीय व्यवस्था की शुरुआत, संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। और दूसरा कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना और संघात्मक स्वरूप भी इसी अधिनियम के तहत स्वीकार किया गया। ठीक है, मतलब भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत हुई और भारत का संघात्मक स्वरूप जो है वो इसी अधिनियम के तहत अपनाया गया। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि संघीय शासन प्रणाली या संघात्मक स्वरूप जो है भारत का, वो किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो 1935 के अधिनियम के तहत लाया गया। ठीक है, और दूसरा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो हुई वो किस अधिनियम के तहत हुई? तो वो 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट में भी यहाँ है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो इसी अधिनियम के तहत हुई थी, 1935 के अधिनियम। अब आगे आइए, अगला ये तो हो गया आपका अखिल भारतीय। अब आइए, जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था कि प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किया गया था, तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रांत में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि प्रांत में जो द्वैत शासन चल रहे थे, आरक्षित और हस्तांतरित वाले, उस द्वैत शासन को 1935 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया गया। जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था चल रही थी, उसको अब केंद्र में लागू कर दिया गया। द्वैत शासन को अब केंद्र में लागू कर दिया गया। ठीक है,
तो प्रांत में, ठीक है, तो प्रांतों में से द्वैत शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत है, 1919। प्रांतों में से द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो 1935। केंद्र में द्वैत शासन कब स्थापित किया गया था, तो वो 1935 के अधिनियम। केंद्र में अगर पूछा जाए कि द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1919 के अधिनियम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो 1935 के अधिनियम में क्या किया गया कि प्रांतों में से द्वैत शासन को हटा के केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। मतलब स्वायत्तता का मतलब कि प्रांत को, राज्यों को इतनी छूट दे दी गई कि वो आप अपने हिसाब से अपने मामले को अच्छे तरीके से चला सकें। मतलब कि आप अपने राज्य को चलाने के लिए, उस राज्य को छूट दे दिया गया कि आप अपने राज्य को चलाने के लिए कोई भी कानून या कुछ भी आप अपना बना करके राज्य को अच्छी तरीके से आपको चलाना है। ठीक है, मतलब अब आपको द्वैत शासन नहीं है कि आरक्षित पर ये लोग बनाएंगे, हस्तांतरित में ये लोग कानून बनाएंगे। अब राज्य को पूरी तरीके से ये छूट दे दी गई कि आप सारे विषय पर अपना कानून बनाइए। ठीक है, अपना कानून लागू कीजिए, लेकिन एक अच्छी तरीके से अपने राज्य को चलाना है। ठीक है, मतलब कि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रांतों को स्वायत्तता जो दी गई थी, स्वायत्तता का मतलब होता है छूट देना पूरी तरीके से। ठीक है, तो स्वायत्तता जो दी गई थी वो किस अधिनियम के तहत दी गई थी, तो वो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो द्वैत शासन को हटा करके और प्रांत में ये इतना छूट दे दिया गया, स्वायत्तता दे दी गई कि वो अपने मामलों को अपने से खुद से अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। अगला, 3 प्रकार की अनुसूची जो है, जैसे 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों की व्यवस्था भी इसी अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, कि केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत ही हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, इसीलिए हमें एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ को यहाँ नोट किए हैं। ठीक है, तो अब आगे आइए अगला। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और एक संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना हुई थी। वीवीआई, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी दिल्ली में, तो वो हुई थी आपको 1935 के अधिनियम के तहत। और आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो इसी 1935 के अधिनियम के तहत। मतलब 1935 के अधिनियम के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में हुई और एक संघीय बैंक आरबीआई की स्थापना, मतलब एक केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई दिल्ली में। ठीक है, मतलब भारत में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो वो आपको 1935 के अधिनियम। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कलकत्ता में सबसे पहली बार भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो किस अधिनियम के तहत, तो वो 1773 के चार्टर एक्ट के तहत, जो हम आपको बताए थे, जिसमें पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा इम्फे। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, वो किस अधिनियम के तहत बनी थी, तो 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और आरबीआई भी इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपका यहाँ कवर हो जाता है। इन सारे पॉइंट को आपको, एक एक पॉइंट को आपको रट लेना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ हुआ था। चलिए, अगर आप भूलते हैं तो इस चीज़ को आप फिर से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए और उसके बाद आपका 1935 का अधिनियम समाप्त हो जाता है। उसके बाद 1947 का जो अधिनियम है वो उतना खास नहीं था, इसलिए हम इसमें लेके आए नहीं हैं और एग्जाम में उससे कभी क्वेश्चन आता नहीं है। चलिए, अब प्रतिक्रिया देख लीजिए। 1935 का जब अधिनियम आया था तो इस अधिनियम के लिए किन लोगों ने क्या क्या कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। ठीक है, मतलब 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यह एक अनैच्छिक, अप्रजातंत्रीय और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा इन्होंने दी थी। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद रखना है। यह स्टेटमेंट किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। और जिन्ना ने कहा था कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया था इसको, किसको, 1935 के अधिनियम को। ठीक है, तो ये इसके बारे में तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन पीसीएस में पूछ लेता है। तो जिन्ना ने इसे क्या कहा था 1935 के अधिनियम को, कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ है, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। ठीक है, और आगे ये फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में फिर स्टेटमेंट दिया था कि इस अधिनियम को बताया था कि यह अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन या गाड़ी है। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो अधिनियम है वो ठीक इसी तरीके से जैसे अनेक ब्रेक वाली बिना इंजन की गाड़ी, मतलब कि इस गाड़ी में इंजन, ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, तो फायदा क्या आपका, तो जवाहरलाल नेहरू ने इस 1935 के अधिनियम को इस स्टेटमेंट के थ्रू कहा था।
ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर ये कहा था इसी अधिनियम को कि इसे दास्ता कन्या चार्टर एक्ट, ये पूछा जा सकता है कि 1935 के अधिनियम को दास्ता का, नास्ता मतलब दास व्यवस्था जो है ना, उसी को दास्ता कन्या चार्टर एक्ट किसने कहा था इसको? तो जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी है कि ये पूछ सकता है कि 1935 के अधिनियम को दास्ता कन्या चार्टर एक्ट किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित गाड़ी या मशीन 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और मदन मोहन मालवीय ने इसे क्या कहा था? कि बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं आंतरिक से खोखला है। ठीक है, मतलब मदन मोहन मालवीय ने इसके बारे में कहा था कि बाह्य रूप से ये जनतंत्रवादी है लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से खोखला है इस अधिनियम के तहत। तो किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 1935 के अधिनियम को बाह्य रूप से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला ये किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को याद रखना है। अब आपका यहाँ पर जाकर के आपका ये ख़त्म होता है। ठीक है, देखिए हर आपके ये जो आपका पीडीएफ फॉर्म है, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहते हैं कि आप पीडीएफ लेकर के इसको पढ़ना चाहते हैं वीडियो देखने के बाद, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे दिए हैं, आप सीधे आप बनाए नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर हमसे। इसके कुछ चार्जेस लगेंगे। ठीक है, पीडीएफ हम इतना मेहनत से बनाते हैं तो इसके कुछ वन टाइम चार्ज लगेगा, उसके बाद पूरी तरीके से आपका छोटा मोटा चार्ज लगेगा, उसके बाद पूरी तरीके से सारा पीडीएफ आपका फ्री हो जाएगा। मतलब इस चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितना भी जो भी वीडियो आएगा उस सब का पीडीएफ आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, और इस पीडीएफ में देखिए हर जगह पर हम क्यूटेशन भी, मोटिवेशनल क्यूटेशन भी डाले हुए ताकि इसको पढ़ के आप थोड़ा सा मोटिवेट हो, पढ़ने में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आए। ठीक है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने पन्ने को, उनके इरादे के अपने पन्ने को अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक है, अब बहुत अच्छा स्टेटमेंट इसमें बोला गया है कि पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जब मेहनत आपकी अच्छी रहेगी, कोशिश आपकी अच्छी रहेगी, तो रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम आपको अब इजाज़त लेते हैं। बहुत ज़्यादा 50 मिनट का वीडियो हो गया, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत काम का वीडियो है। याद रखिएगा, वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बार बार रिपीट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख करके उसके बाद अगला वीडियो हम ऑब्जेक्टिव का लेके आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।